नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसी कहानी के सफर पर जो वक्त से भी पुरानी है। ये कहानी है एक सांस्कृतिक राष्ट्र की जिसका नाम है भारत। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान गाथा को। कभी सोचा है कि एक देश की कहानी आखिर लिखी कैसे जाती है? कुछ कहानियां तो बस इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मिथकों, महाकाव्यों और लेजेंड्स में सांस लेती हैं। और यही वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों को एक धागे में बांध कर रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, एक नाम की कहानी। अगर हमें भारत को समझना है तो सबसे पहले उसके नाम की जड़ों तक जाना होगा। वो जड़ें जो इतिहास और पौराणिक कथाओं में बहुत गहरी हैं। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भारत नाम किसी एक से नहीं जुड़ा है। इसके पीछे 3 महान भरतों की विरासत है। पहले सत्ययुग के चक्रवर्ती सम्राट भरत, फिर आते हैं महाभारत में दुष्यंत के पुत्र भरत, और हाँ, रामायण में भगवान राम के भाई भरत। इतना ही नहीं, इसकी जड़ें तो ऋग्वेद तक जाती हैं, जहां भरत जनजाति का जिक्र है, और राजा सुदास की जीत ने इस नाम को और भी मजबूत कर दिया। और हमारे पुराने ग्रंथों ने इसकी ज्योग्राफी भी कितनी खूबसूरती से बताई है। भारतवर्ष मतलब समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में बसी हुई जमीन। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी सांस्कृतिक पहचान की सीमा थी, एक क्लियर बाउंड्री। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे अध्याय पर, एकता की यात्राएं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इन महाकाव्यों में हुई यात्राओं ने इस विशाल देश को सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि संस्कृति से भी एक साथ जोड़ दिया। जरा इस नक्शे को देखिए। ये भगवान राम की अयोध्या से लंका तक की एपिक जर्नी है। लेकिन ये सिर्फ एक वनवास नहीं था, ये एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जिसने पहली बार नॉर्थ और साउथ को एक ऐसे बंधन में बांधा जो कभी टूट नहीं सकता। सोचिए, अयोध्या से शुरू होकर चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, फिर किष्किंधा यानी आज का हम्पी, रामेश्वरम और आखिर में लंका तक। इस पूरी यात्रा ने इस देश के पूरे पवित्र भूगोल को एक धागे में पिरो दिया। हर एक जगह, हर एक पड़ाव एक कहानी बन गया जो आज भी हम सुनते और सुनाते हैं। और ये देखिए, राम और हनुमान का मिलन, ये सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस समय के अलग अलग समुदायों और संस्कृतियों के सोशल इंटीग्रेशन का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था। इसने एकता का एक नया चैप्टर लिख दिया था। तो समझने वाली बात यह है कि जहां राम ने अपनी यात्रा से नॉर्थ साउथ को जोड़ा, वहीं कृष्ण ने अपनी यात्राओं, शादियों और कुरुक्षेत्र युद्ध के जरिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और सेंटर सबको एक साथ लाया। इन दोनों ने मिलकर भारतवर्ष के कॉन्सेप्ट को असल में जमीन पर उतारा। और एक बात, इन दोनों महाकाव्यों को जोड़ने वाला एक कॉमन थ्रेड भी है, वो है हनुमान। सोच के देखिए, रामायण के त्रेता युग में भी और महाभारत के द्वापर युग में भी उनकी प्रेजेंस धर्म की कंटिन्यूटी का प्रतीक है। वो सचमुच में युगों के बीच एक ब्रिज है। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, दिव्य विरासत। यहाँ हम उस सांझे, उस कॉमन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धागे को देखेंगे जिसने देवताओं के जरिए पूरे देश को एक साथ बुनकर रखा है। और इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल सेंटर में है त्रिदेव, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये तीनों देवता यूनिवर्स के 3 सबसे बड़े काम यानी क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सृजन, पालन और संहार। तो सबसे पहले हैं ब्रह्मा, द क्रिएटर, जिन्होंने वेदों को स्थापित किया और समाज को एक सिस्टम दिया। फिर आते हैं विष्णु, द प्रिजर्वर, जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए राम और कृष्ण जैसे अवतार लिए। और आखिर में शिव, द ट्रांसफॉर्मर, जिन्होंने आदि योगी के रूप में इंसानियत को योग का अनमोल तोहफा दिया। इन तीनों ने ही मिलकर हमारी सभ्यता की नींव रखी है। चलिए जल्दी से कुछ और प्रमुख देवताओं को भी देखते हैं। इंद्र, देवताओं के राजा और बारिश के देवता, जो शुरुआती वैदिक सभ्यता के लिए बहुत जरूरी थे। और फिर अग्नि, पवित्र आग, जो यज्ञ के थ्रू इंसानों और देवताओं के बीच मैसेंजर का काम करती थी, एक पवित्र कनेक्शन बनाती थी। और हाँ, फिर आती है दिव्य नारी शक्ति, यानी शक्ति, जिनके अलग अलग रूप हैं। दुर्गा, अजेय योद्धा देवी, काली, जो अहंकार का नाश करती हैं,
लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, और सरस्वती, ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी। और भला गणेश को कैसे भूल सकते हैं, विघ्नहर्ता, जिनकी पूजा हर नए काम की शुरुआत से पहले होती है। वो तो हमारी डेली लाइफ और कल्चर का एक हिस्सा हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी अध्याय पर, एक स्थायी विरासत। आखिर में चलिए ये समझते हैं कि ये पूरी एपिक कहानी आज के टाइम में हमारी मॉडर्न आइडेंटिटी को कैसे शेप करती है। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन महाकाव्यों के जो इतने सारे वर्जन्स अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलते हैं ना, उन्होंने सब पर एक जैसा कुछ थोपा नहीं, बल्कि यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी बनाई, यानी विविधता में एकता। और यही तो इस सांस्कृतिक एकता की असली ताकत है, इसका फ्लेक्सिबल होना और सबको साथ लेकर चलना। तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक फाउंडेशनल स्टोरी है, एक आधार है जो आज 1 अरब से ज्यादा लोगों की सांस्कृतिक पहचान को बनाता है और उन सबको एक कॉमन हेरिटेज से जोड़ता है। तो इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक देश सचमुच में कहानियों से बनता है, तो उसका फ्यूचर कैसा होगा? उसका आने वाला कल क्या है? शायद इसका जवाब आने वाली पीढ़ियों की कहानियों में ही लिखा जाएगा।